एंड गेम की आखिरी लड़ाई के बाद से एंटमैन स्कॉट घर घर में जाना माना नाम बन गया है। लाजरस और दूसरे शहरों में फैंस उसके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए होड़ लगाते हैं। वह अपना दिन रेड कार्पेट पर चलने, एंडोर्समेंट करने और अपने अनुभवों पर किताबें लिखने में बिताता है। उसके बहादुरी भरे काम बच्चों के लिए आइडल बन गए हैं। जैसे ही उसका भाषण खत्म हुआ, स्कॉट को जेल से एक कॉल आया। उसकी बेटी केसी को पुलिस कार चुराने और उसे खिलौने के साइज का करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी बहादुरी वाली इमेज छोड़नी पड़ी। घर वापस आकर उनके ससुर डॉक्टर पिम को उनकी रिसर्च के बारे में पता चला। उनका मानना था कि चींटियों में बहुत ज्यादा सोशलिटी और इंटेलिजेंस होती है और अगर उन्हें काफी समय दिया जाए तो वे टेक्नोलॉजी के मामले में इंसानों से भी आगे निकल सकती हैं। बेटी कैथी अपने पिता से भी आगे निकल गई। उसने सिर्फ 5 साल में पिम की मैन्युस्क्रिप्ट्स के आधार पर एक क्वांटम रेल्म एक्सप्लोरेशन डिवाइस बनाया। जब कैथी ने बताया कि यह डिवाइस क्वांटम रेल्म में सिग्नल भेज सकता है तो उसकी दादी जेनी का चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने जल्दी से पावर काट दी। इससे पहले कि वो कुछ समझा पाती, क्वांटम रेल्म से नीली रोशनी निकली। इस नीले गोले ने एक ब्लैक होल की तरह एक बहुत बड़ी चुभने वाली ताकत पैदा की जिसने पूरे स्कॉट परिवार को अंदर खींच लिया। क्वांटम रेल्म में घुसते ही सभी सिकुड़ गए, यहाँ तक कि डॉक्टर पिम की चींटियां भी। ये देखकर कि वह और उसकी बेटी जमीन पर गिरने वाले हैं, स्कॉट ने अपना एंटमैन सूट पहना, बहुत बड़ा हो गया और अपनी बेटी को पकड़ लिया और उसे सक्सेसफुली बचा लिया। उनके सामने जो सीन था वह सच में क्वांटम रेल्म था। इस बीच होप और बाकी लोग जमीन पर उतरे। डॉक्टर पिम, जो पहले क्वांटम दायरे में जा चुके थे, ने कहा कि यह पहले से अलग था। जैसे ही दोनों जेनी को ढूंढ रहे थे, एक स्पेसशिप दिखाई दिया। जेनी अचानक दिखाई दी, उन्हें एक तरफ खींचा और वहीं रुकने को कहा। फिर स्पेसशिप ऊपर से उड़ गया। ऐसा लग रहा था कि वे उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन दोनों मजबूत आदमी हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए। स्पेसशिप के जाने के बाद डॉक्टर को शक हुआ। फिर उन्होंने स्पेसशिप के बारे में पूछा, लेकिन जेनी ने कहा कि अभी समझाने का समय नहीं है। जरूरी बात यह थी कि स्कॉट और केसी को जल्दी से ढूंढा जाए। इस बीच स्कॉट भी होप और दूसरों को ढूंढ रहा था। उनके पीछे एक चमकदार चीज ने उनका ध्यान खींचा। अचानक वह चीज बड़ी हो गई और उन दोनों की ओर दौड़ी। स्कॉट तुरंत उसे रोकने के लिए बड़ा हो गया और फिर चमकदार गोले ने उसे हवा में उठा लिया। फिर स्कॉट ने अपने पैरों से बंधन तोड़े, फिर से बड़ा हो गया, गोले को पकड़ा और उसे दूर फेंक दिया। लेकिन इससे पहले कि दोनों संभल पाते, जमीन से एक बहुत बड़ा राक्षस निकला। तभी एक लेजर बीम उस बड़े मॉन्स्टर पर पड़ी, जिससे उसमें तुरंत एक बड़ा छेद हो गया और उनकी मदद के लिए अजीब आकार के इंसान जैसे जीव थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्वांटम रेल्म नाम की इस बेकार जगह पर वहां के मूल निवासी भी होंगे। उन्हें एक कबीले में ले जाया गया जो हर तरह के क्वांटम जीवों से भरा था। उसे भीड़ के बीच ले जाया गया और भीड़ के शोर के बीच एक छोटा झुका हुआ मॉन्स्टर स्कॉट के सामने आया। छोटा मॉन्स्टर धीमी कर्कश आवाज में बोला, लेकिन स्कॉट उनकी भाषा का एक शब्द भी नहीं समझ सका। तभी 2 लोग उसके लिए अजीब लिक्विड की एक बड़ी बोतल लाए। स्कॉट का मुंह जबरदस्ती खोला गया और रहस्यमयी चिपचिपा लिक्विड उसके गले में जबरदस्ती डाल दिया गया। वह दर्द से तड़प रहा था, लेकिन फिर अचानक उसे समझ आ गया कि दूसरे क्या कह रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि इस अजीब लिक्विड ने उसे क्वांटम जीवों की भाषा समझने में मदद की। अजीब छोटे मॉन्स्टर ने स्कॉट को बताया कि उसने अभी जो पिया है वह असल में उसका अपना अंदरूनी अनुभव था और अगर वह चाहे तो उसके पास और भी बहुत कुछ है। स्कॉट मना करने ही वाला था कि उसकी बेटी कैथी उसके पास आ गई। पता चला कि उसने पहले ही लिक्विड पी लिया था और उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं हुआ था। ये साफ था कि कबीले के लोग दयालु और सीधे साधे थे, लेकिन वे पिता और बेटी से सावधान और भरोसा नहीं करते थे। दोनों ने चाहे जो भी समझाया, वे अपनी सावधानी कम नहीं कर सकते थे। जल्द ही स्कॉट कबीले के लीडर से मिला। ये जानने पर कि वे बाहरी लोग हैं, लीडर उन्हें भगाना चाहता था। पता चला कि क्वांटम दायरे का शासक विजेता कांग था। इन मूल निवासियों पर जुल्म किया गया था और वे बेघर थे और अपने कबीले के लिए परेशानी खड़ी करने से बचने के लिए उन्होंने स्कॉट से तुरंत चले जाने को कहा। स्कॉट ने कहा कि वह जेनी को ढूंढते ही तुरंत लौट आएगा। हालांकि जेनी का नाम सुनते ही लीडर के हाव भाव एकदम बदल गए और उसने तुरंत अपने आदमियों को खाली करने का आदेश दिया। जैसे ही स्कॉट हैरान था, विजेताओं का जहाज ऊपर आ गया। उन्होंने आम लोगों पर लगातार हमला किया और अनगिनत रोबोट उतर गए। अपनी बेटी को गोद में लिए आम लोगों ने हमलों से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहां के लोग उतने खुशकिस्मत नहीं थे। हालांकि उन्होंने पहले आदमी और स्लग को तो बचा लिया, लेकिन गलती से वे जंजीरों से टकरा गए और उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। किसी ने तुरंत अपना बैटल सूट पहना, उसका साइज छोटा हो गया और फिर उसे बचाने के लिए कूद पड़ी। हालांकि लड़ाई का अनुभव न होने की वजह से वह सूट को कंट्रोल नहीं कर पाई और एक ही गोली से अपने असली रूप में वापस आ गई। जैसे ही रोबोट जानलेवा हमला करने वाले थे, स्कॉट उस जरूरी मौके पर पहुंच गया। केसी को सेल्फ डिफेंस की काबिलियत देने के लिए उसने उन्हें इस्तेमाल करना भी दिखाया, लेकिन तभी लड़ाई के मैदान में एक ताकतवर दुश्मन आ गया। जब स्कॉट और केसी कोहरे से बाहर निकले तो उनके सामने एक भारी हथियारों से लैस बड़े सिर वाला रोबोट आ गया। पता चला कि दूसरा आदमी डैरेन था, जिसे क्वांटम रेल्म में भेज दिया गया था। उसने कहा कि उसका नाम अब मोटोक है और कॉन्कर्स ने उसे बचाकर एक ताकतवर रोबोट में बदल दिया है। इस बीच जेनी डॉक्टर और दूसरे को एक कैंप में ले गई। उसने तुरंत लीडर पर हमला किया, उसका हाथ काट दिया और शरीर में छुरा घोंप दिया। होप को लगा कि एक बड़ी लड़ाई होने वाली है, लेकिन लीडर चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। पता चला कि यह जेनी का उसे बधाई देने का तरीका था। लीडर ने उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक उड़ने वाली मछली दी। फिर जेनी उन 2 भेष बदले हुए लोगों को शहर के एक बार में एक पुराने दोस्त का इंतजार करने के लिए ले गई। क्वांटम रेल्म में रहने वाले कैरेक्टर अजीब और अनोखे थे। जेनी ने उनके लिए एक खास लाल लिक्विड खरीदा, जिसके बाद होप और डॉक्टर इस दुनिया की भाषा समझ सके।
जल्द ही एक स्पेसशिप बार में आया और एक सफेद बालों वाला आदमी निकला। ओल्ड व्हाइट शहर का एडमिनिस्ट्रेटर था जिसके साथ जेनी ने लड़ाई लड़ी थी। जैसे ही उन्होंने अपना पेट भरने के लिए कुछ ऑक्टोपस ऑर्डर किए, एक कॉन्कर का स्पेसशिप बार में आ गया। पता चला कि जो पहले हुआ वह ओल्ड व्हाइट की बस एक टालने की तरकीब थी। अब उसने कॉन्कर का साथ दे दिया है। सैनिकों को अपने चारों ओर घिरा देखकर होप ने पहला हमला किया, जिससे लड़ाई शुरू हो गई। बूढ़े आदमी ने अपनी पीठ पर बैठे ऑक्टोपस पर एक तीर फेंका। अगले ही पल ऑक्टोपस तेजी से बड़ा हो गया, जिसने ओल्ड व्हाइट और वहां आए सैनिकों को जकड़ लिया। फिर वे तीनों तुरंत ओल्ड व्हाइट के स्पेसशिप में सवार हो गए और अफरा तफरी में भाग निकले। वे लोग जेनी का पीछा क्यों कर रहे थे? 30 साल पहले जेनी का सामना क्वांटम रेल्म में एक घायल आदमी से हुआ, विजेता कांग। शुरू में जेनी को नहीं पता था कि वह कितना खतरनाक है। उसे लगा कि कांग भी उसकी तरह एक यात्री है जो किसी दुर्घटना के कारण क्वांटम रेल्म में फंस गया है। कांग ने जेनी से कहा कि उसका स्पेसशिप कहीं भी जा सकता है, लेकिन तभी जब पावर कोर ठीक हो जाए। क्वांटम रेल्म को एक साथ छोड़ने के लिए जेनी और कांग ने स्पेसशिप को ठीक करने के कई तरीके आजमाए। आखिरकार एक दिन एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। जेनी खुशी खुशी सोच रही थी कि वह घर जा सकती है, लेकिन उसे कांग का राज देखने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि स्पेसशिप न्यूरल पावर्ड था। उसी पल जेनी कांग के दिमाग से जुड़ गई। उसने कांग का खतरनाक पहलू देखा। कांग ने कई पैरेलल यूनिवर्स को खत्म कर दिया था और क्वांटम रेल्म में उसका आना कोई सफर नहीं था, बल्कि उसे कांग ने दूसरे डायमेंशन से जेल में डालने के लिए भेजा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिर्फ क्वांटम रेल्म ही टाइम और स्पेस से अलग होता है। सच देखकर जेनी जानती थी कि कांग को जाने देने से अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स खत्म हो जाएंगे। इसलिए जेनी ने एक फैसला किया। जेनी की काबिलियत कांग को तोड़ने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए उसने एक मैग्नीफाइंग डार्ट का इस्तेमाल करके सीधे उसके पूरे कोर को बड़ा कर दिया। कोर तेजी से फैल गया और कांग इस ताकतवर एनर्जी से उड़ गया। इस तरह वह हमेशा के लिए वहीं अकेला पड़ गया। हालांकि उसने अपनी काबिलियत वापस पा ली और उसके पास अभी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हथियार थे। उसने उस जेल को एक एम्पायर में बदल दिया जिसमें वह बंधा हुआ था। कांग ने एंटमैन को पकड़ लिया, जो क्वांटम रेलम में घुस गया था, क्योंकि वह कांग को वहां से निकालने की चाबी था। कांग द कॉन्करर ने स्कॉट से कहा कि अगर वह एनर्जी कोर को छोटा करने में उसकी मदद करे तो वह और उसकी बेटी सुरक्षित घर लौट सकते हैं। स्कॉट को दूसरी पार्टी के झूठ पर आसानी से यकीन नहीं हुआ। उसकी तेज आंखों से देखकर और उसकी नरमी को बेअसर पाकर कांग ने जबरदस्ती का सहारा लिया। उसने केसी को एक फायदे के तौर पर इस्तेमाल किया। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए स्कॉट के पास कांग की मांगे मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि जैसे ही वह एनर्जी कोर के पास पहुंचा, उसे पता चला कि चीजें उतनी आसान नहीं थी जितनी लग रही थी। बड़े हुए एनर्जी कोर ने अपने चारों ओर एक बहुत ही अस्थिर जगह बना ली थी। कांग जैसा ताकतवर इंसान भी जल्दबाजी में अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह सिर्फ भाषा का इस्तेमाल करके अपने शरीर को छोटा करके और एनर्जी तूफान से निकलकर कोर तक पहुंच सकता था। कई मुश्किलों को पार करने के बाद स्कॉट एक बहुत बड़ी और खाली जगह पर पहुंचा। एनर्जी कोर उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अचानक एक क्लोन दिखाई दिया। उसके बाद और भी क्लोन दिखाई देने लगे। वह अब संभावनाओं के तूफान में था। हर वह फैसला जो वह ले सकता था एक साथ मौजूद था। एक पल में उस जगह पर